आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और आज के दिन एक खास विषय हमारे साथ, हमारे एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आप चीफ हैं आरपीआई सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और हम आज आपसे बात करेंगे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर तितियाल, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में आपका। नमस्कार। तमाम श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शालिनी जी का और इस रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का, जिससे मैं आप लोगों से जुड़ सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जुड़े तो आप पूरी दुनिया से हैं क्योंकि आपको हम जगह जगह देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप पद्मश्री हैं और अपने क्षेत्र में आपने बहुत उपलब्धियां भी हासिल की हैं और बहुत जन सेवा भी की है, यह सब हम जानते हैं। पर सबसे अच्छी खुशी और सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे निमंत्रण पर आप समय निकालते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल से आप समय निकाल कर आकाशवाणी आते हैं और उन तमाम श्रोताओं को, हमारे तमाम सुनने वालों को आप जो है बिल्कुल ऐसी एडवाइस देते हैं जो उन्हें घर बैठे मिलती है। तो इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जैसा मैंने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम बात करेंगे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के बारे में। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या होता है प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस? क्या ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है? शालिनी जी, आप जानते हैं कि हमारे देश में अंधता एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से अंधता हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसको हम रोक सकते हैं, जिसका रोकथाम कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है बीमारी अंधता तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अपनी लापरवाही में हो जाती है, प्रिकॉशन नहीं लेने में हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम रोक सकें तो जो अंधता की जो हमारे देश में इतना बड़ा एक समस्या है उसको कम कर सकते हैं। हर चीज़ हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। हर एज में बच्चे के पैदा होते ही जो है समस्या शुरू हो जाती है, वहीं से हम प्रिकॉशन लें तो बच्चे की जो है ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, उसकी रोशनी अच्छी हो सकती है। और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है बड़े सारे बीमारियां साथ में जुड़ जाती हैं। जैसे आप जानते हैं डायबिटीज़ एक मेजर बीमारी है हमारे समाज में। यदि उसको हम सही ढंग से इलाज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी जा सकती है। काला मोतिया है जो कि हम कहते हैं कि साइलेंट थीप, या बिना पता चले आपकी नज़र जा सकती है। तो उसको सही टाइम में उसका जांच हो जाए, उसकी रोकथाम हो जाए तो इस बीमारी से भी अंततः से बच सकते हैं। आप जानते हैं जैसे कि बड़े सारे बीमारियां होती है, जैसे चोट लग जाना या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाना, कोई ऐसी बीमारी लग जाना जिसमें आपको स्टीरॉयड लेना पड़े क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। शरीर में बड़े सारे बीमारियां होती है जिसके लिए दवाई खानी पड़ सकती है, उससे भी हम जो है रोकथाम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 90% बीमारी ऐसी होती है आंखों की जिसको हम जो है रोक सकते हैं या उसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। 10% ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिकली होती है, तो उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद हम करते हैं कि बीमारी आगे न बढ़े। लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। इसके लिए भी जो है हम बात कर सकते हैं कि कैसे हम काउंसलिंग करें फैमिली में, जिससे कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकें। जी, तो शुरुआत में ही डॉक्टर साहब ने शॉर्ट में बता दिया है किन किन कारणों से अंधता हो सकती है, लेकिन आपने साथ में ये भी बताया कि 90% इसको बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बहुत उम्मीद है और बहुत उम्मीद का दामन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, पर उम्मीद के लिए हमें चाहिए होता है एक अवेयरनेस। इस अवेयरनेस के साथ कि हम डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचे और जांच कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप भी इस विषय पर अगर कोई जानकारी चाहते हैं, आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है डॉक्टर साहब से, आप सीधे बात करके अपना प्रश्न करना चाहते हैं तो स्वागत है। आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को FM रेनबो 102.6 पर, और साथ ही साथ इसे लाइव प्रसारित करा जा रहा है प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। सुनते रहिए हमारे साथ यही कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मेरा
वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज का हमारा विषय प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, अंधता जिसको बचाया जा सकता है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी सतर्कता से, अपनी अवेयरनेस से इसको बचा सकते हैं। और अभी देखिए डॉक्टर साहब, जो ये हमने गीत सुना, कवि की कल्पना देखिए, आपकी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इतनी कीमती होती हैं हमारी ये आंखें, और इससे हम दुनिया का नजारा देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान ना दें या इसको नेग्लेक्ट करें तो ये तो आपकी ही गलती है। आपने बताया कि बचा जा सकता है, बहुत सारे कारण भी बताए आपने किन कारणों से अंधता हो सकती है, लेकिन आपने ये भी बताया कि बचा भी जा सकता है। तो पहले हम बचाव पर ही बात करें कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, शालिनी जी, सबसे पहले तो जानकारी होनी जरूरी है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं जी। जब तक जानकारी न हो तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। इसलिए जो है सरकार एक ऐसे प्रोग्राम चलाती है थ्रू एनपीसीबी, जो एक ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, कि ऐसे अवेयरनेस फैलाया जाए कॉमन बीमारियों के ऊपर, जिससे लोगों को पता चल जाए और सही टाइम में जो है हॉस्पिटल में या फिर किसी भी कंसल्टेंट के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए एजुकेशन होना जरूरी है। और सरकार जो भिन्न भिन्न माध्यम है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, उसके द्वारा इनकी जानकारी देनी चाहिए। दूसरा जो है, सरकारी तंत्र जो है इसमें लग जाए कि स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग करने से क्या होगा कि उस एरिया में कौन सी बीमारी है और किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं उसके बारे में पता चल जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे इसको रोकथाम किया जाए या फिर उसका इलाज कैसे किया जाए। तो इलाज करने के लिए या रोकथाम करने के लिए सरकारी तंत्र है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए, या फिर टर्सरी केयर सेंटर हो गए, जहाँ के डॉक्टर जो है ये सर्वे कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, फिर उसका इलाज कर सकते हैं। और साथ में इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs का साथ होना जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का साथ होना जरूरी है, तभी जाके ये प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है। आज हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो है प्रिवेंशन के ऊपर ही है, कैसे रोकथाम किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट हमारे देश में मोतियाबिंद सबसे ज़्यादा है जो अंधता पहुँच करता है समाज में, जबकि हम करीब 80 लाख सर्जरी हर साल करते हैं। इसके बावजूद भी भारत देश में नंबर 1 कॉज जो अंधता का है वो मोतियाबिंदी है। तो मोतियाबिंद का सही टाइम से इलाज न हो और उसको देर कर दें तो कभी कभी आंख पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। तो यहाँ भी जानकारी होनी चाहिए किस स्टेज में जाके या किस दिक्कत आने में आप ऑपरेशन करा सकते हैं उसका। आज के डेट में पूरे देश में कोने कोने में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही हो जाता है और काफ़ी अच्छे लेंसेज भारत देश में ही बनते हैं और काफ़ी सस्ते में ऑपरेशन हो जाता है। तो लोगों को इसकी सुविधा लेनी चाहिए जिससे कि ये बीमारी जो है अंधता में न पहुँच जाए। डायबिटीज़ की हमने बात की थी जी। जो एक स्क्रीनिंग करना डायबिटीज का बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यानी उनको 5 साल 10 साल हो चुके हैं, तो साल में एक बार पीछे पर्दे का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चल जाता है कि डायबिटीज़ के कारण पीछे पर्दे में खराबी तो नहीं आ रही, जिसे हम रेटिना कहते हैं। यदि उसमें खराबी आ जाती तो धीरे धीरे अंधता हो सकती है। डायबिटीज़, ब्लड शुगर का कंट्रोल में रहना, लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल सही रहना, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ पेशेंट को, जिससे कि बीमारी आगे न बढ़े। और तीसरा जो मुख्य कारण है डायबिटीज़ में अंधता होना, सही टाइम में उसका इलाज न होना। हमने जो सर्वे किए हैं उससे पता चलता है कि बहुत से लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको पता ही नहीं है कि आंखों का चेकअप होना चाहिए। तो जिनको डायबिटीज़ है उनको साल में एक बार चेकअप होना है। जिनको आंखों के पर्दे में बीमारी आ गई डायबिटीज़ के कारण, उनको 6-6 महीने में चेकअप कराना जरूरी है और सही टाइम में इलाज करेंगे तो उनकी नज़र बची रहेगी। क्योंकि डायबिटीज़ जितना लंबा ड्यूरेशन का होगा अंधता होने के चांसेस भी बढ़ जाती है। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आइए इनसे पूछ लेते हैं इनकी समस्या। हेलो जी। शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। नमस्कार जी। और डॉक्टर JS नित्याल साहब को भी तहे दिल से नमस्कार सर। मेरा भी आपको प्रणाम और नमस्कार। तो राजेंद्र मेरा नाम है, दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, करमपुरा। हाँ। और 48 वर्ष मेरी उम्र है। अच्छा जी। और O पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, 6 फीट मेरी हाइट है और 70 से 80 kg मेरा वेट है सर। बिल्कुल सही है। सर सवाल मेरा ये है कि मुझे बचपन से ही ना RP प्रॉब्लम है। हाँ। 1993 तक तो मेरे को 3/60 दिखता था सर। हाँ। पर उसके बाद हुआ कि मेरी बाई आंख में जब मैं क्रिकेट खेला था बॉल लग गई, वो तो उसी वक्त डैमेज हो गई।
राइट आई से मुझे थोड़ा बहुत दिखता था, पार्शली ब्लाइंड में था। अब 2004-05 में किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करता, किसी ने मेरी आंख पे घुटना मार दिया, तो मुझे उससे भी जो है दिखना धुंधला शुरू हो गया, बंद हो गया धीरे धीरे सर। तो उसके बाद जो है मैं गुरु नानक गया, तो उन लोगों ने मना कर दिया, यहाँ कुछ हो नहीं सकता। मैं आपकी समस्या समझ गया राजेंद्र जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको इस तरह की बीमारी हो गई है जिसका कि कोई क्लिनिकल इलाज नहीं है। एक बार नज़र खराब हो जाती है आरपी में तो नज़र दोबारा वापस नहीं आ सकती है। और हमारे देश में ऐसी बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हुई जिसमें कि जीन थेरेपी कर सकें। तो इसमें एक ही मेरा सुझाव रहेगा, हमारे पास अच्छे वाले लो विजन एड्स हैं जिसको आजकल जो है लोग लगा लेते हैं, एआई बेस्ड है वो, जिससे कि आपके सराउंडिंग में पता चल सकता है कि कौन खड़ा है, क्या हो रहा है, किस कलर का है, यहाँ तक कि वो जो है लोगों की आवाज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इससे आपको सुविधा हो सकती है। आप 48 ईयर्स के ही हो तो आपको ये लो विजन एड लगाएंगे तो काम में भी सुविधा हो जाएगी आपकी। तो मेरा सुझाव रहेगा एक बार आके हमें मिलने, और मेरे कैबिन में सीधे आ सकते हैं आप जो ना 106 नंबर में। जी डॉक्टर साहब ने अपना केबिन नंबर भी बता दिया। बहुत मुश्किल वाला काम हो गया डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता आपके पास पहुंचेंगे। और विजय कुमार नामदेव लिख रहे हैं दिल्ली से, नमस्ते शालिनी मैम एंड डॉक्टर सर जी, मेरी आंखों की रोशनी काला मोतिया से चली गई है, प्लीज बताइए कि क्या हम फिर से देख पाएंगे, क्या कोई उम्मीद है? हाँ, यहाँ पर मैं दोनों जो हमारे श्रोता हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि जो बीमारी हो गई है वो तो हो गई है, उसका रिवर्सल नहीं है। दोनों ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन इस बीमारी को आगे फैलने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर जेनेटिक बीमारी जो एसोसिएटेड ग्लोकोमा में आपके फ्यूचर में बच्चे होंगे तो उनका चेकअप सही टाइम में कराएंगे तो काला मोतिया से बच सकते हैं, या उससे जो नुकसान होता है उससे बचा सकते हैं। जहाँ तक आरपी वाली बीमारी है उसमें जो है यदि आपकी जो मैरिजेस एक नॉर्मल आदमी हो जाए जिसमें आरपी के जीन्स नहीं हो तो उससे भी जो है आगे बचाव हो सकता है। तो फ्यूचर में भी अपनी जनरेशन को बचाने का काम हमें करना चाहिए। जहाँ तक काला मोतिया से नज़र खराब हो गई है वो तो रिवर्स नहीं हो सकती है, दोबारा वापस नहीं आ सकती है। हो सकता है उसके साथ में कोई और बीमारी भी हो, जैसे बहुत से लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, कुछ लोगों का आगे की पुतली खराब हो जाती है कॉर्निया, और कुछ लोगों को जो है प्रेशर हाई रहता है हमेशा ही, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। थोड़ी बहुत नज़र जो बची है उसको बचा सकते हैं। यदि नज़र बिल्कुल चली गई है, जैसे मैंने सुझाव जो है राजेंद्र जी को दिया था, आप भी जो है लो विजन एड्स का ट्राई कर सकते हैं, उससे जो है आपका दिनचर्या आराम से निकल सकता है। और हमारे पास दूसरे और भी मैसेज आ गए हैं, पर हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं। आइए इनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चड्ढा का नमस्कार। नमस्कार चड्ढा जी। नमस्कार नमस्कार चड्ढा जी। डॉक्टर साहब भी पहचान गए चड्ढा जी आपको। प्रणाम आपको जी चड्ढा जी। बहुत बहुत प्रणाम। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, आजकल ना न्यूज़पेपर्स में और कई पोस्टर लगे होते हैं कि सिर्फ आई ड्रॉप डालने से रोशनी वापस लाए। तो ये कितना सही है कितना गलत है? नंबर 2, ये जो धूप कड़कती चल रही है और ये सीधा आंखों पे इफेक्ट करती है, तो क्या इससे भी मोतियाबिंद हो सकता है? कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार चड्ढा जी। पहले तो आपका एक क्वेश्चन था बहुत ही वाजिब है कि बड़े सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि एक ड्रॉप से जो है सब बीमारियाँ ठीक हो सकती है, और बहुत लोग रिसर्च भी उसमें कर रहे हैं, और ये सारे जो है आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। कुछ हद तक जो है इससे कुछ बीमारियाँ कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन जो है उसको सही ढंग से चलाना और चेकअप कराना जरूरी है कि एक्चुअली में उसका इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। तो इस बारे में रिसर्च जारी है। आपको पता ही है कि सरकार आजकल जो है आयुष मंत्रालय के थ्रू ये सब रिसर्च करा रही है, जिससे कि इनका एक्चुअल वैलिडिटी और इसका जो कहते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेकअप करना, ये रिसर्च के द्वारा पता चल सकता है। लेकिन बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो रही है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव चीज़ भी हो, लेकिन हमें फ्यूचर में इसका रिसर्च करना चाहिए हमें, कि कोई भी चीज़ जो है बिना आग के तो धुआं नहीं आ सकता है। तो इसलिए कि कुछ ना कुछ तो उसमें पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। जहाँ तक इस गर्मी का सवाल है, इस गर्मी से कैटरेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन ड्राइनेस जरूर हो जाएगा। आंखों के सूखापन बहुत जल्दी हो जाता है उसमें, और जिन लोगों को ऑलरेडी सूखापन है, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा एक गॉगल या चश्मा लगाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बाहर निकले तो हैट या कैप पहन के जाना चाहिए, या छतरी लेके जाना चाहिए आपको। जी, हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप डॉक्टर साहब से प्रश्न करें। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैम, मेरी एज 63 है, 63 साल है मेरी एज।
और मेरी 23 एज की में मेरी आई साइट चली गई थी। मुझे बताया गया कि आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो मैंने भी इलाज कराया, सफदरजंग में भी इलाज कराया था। तो उन्होंने मुझे वहां बता दिया कि इसका इलाज नहीं है, इरिवर्सिबल है, ये ठीक नहीं हो सकता। आपकी दूसरी आंख कैसी है? दोनों आंखें मिले बारी बारी से हो गया। पहले एक आंख में वो राइट में हुआ, फिर उसके 1 साल में इलाज करते करते दूसरे लेफ्ट में हो गया। तो ये जो है इंद्रजीत सिंह, ये जो है ना बीमारी ऐसी हो गई है कि एक जब भी ऑप्टिक नर्व में असर होता है तो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो उस समय हो सकता है आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ हो या फिर कोई कंप्रेसिव बीमारी रही हो जो ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई खत्म कर देती धीरे धीरे। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें भी जो है कोई खास इलाज नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो है यदि आप चाहें तो लो विजन, नए जो लो विजन आते हैं आजकल जो AI बेस्ड हैं, जो मैं कह रहा था, चश्मे, आप चश्मा लगाएंगे तो उसमें कैमरा अटैच होता है। वो आप जो है अपने AI बेस्ड इंफॉर्मेशन के द्वारा उसको पहन सकते हैं और आपके सामने क्या हो रहा है, कौन लोग बैठे हैं, क्या एक्टिविटी हो रहा है, ये सब आप कर सकते हैं उससे। तो ये मुझे कहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ से? इसके लिए RP सेंटर एम्स में भी आना पड़ेगा। ये जो है ट्रायल आप ले सकते हैं हमारे उसमें, फिर ऑर्डर करना पड़ता है। आजकल इंडियन कंपनी बनाने लगे हैं तो सस्ता पड़ता है जी। तो मतलब ये प्राइवेटली नहीं दिखा सकते, एम्स नहीं आना पड़ेगा? हाँ, अभी फिलहाल तो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ये सुविधा है नहीं अभी। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी ये सुविधा नहीं है, पर धीरे धीरे उम्मीद है कि ये सुविधा और जगह भी आपको मिल पाएगी। तब तक के लिए आप एम्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं सामने। हम बात कर रहे हैं आज प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के बारे में। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ RPI सेंटर एम्स नई दिल्ली मौजूद हैं। 4 बजे तक डॉक्टर साहब रहेंगे, आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, म्यूजिकल ब्रेक। पर हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आज कोई गीत सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को। नहीं, गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन जैसा अभी हम जहाँ तक जब इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम सब लोग अनपढ़ ही होते हैं। तो मैं एक अनपढ़ मूवी में जो है लता मंगेशकर जी का गाना है, बहुत अच्छा, वो एक लाइन में गाना चाहता हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत आपने गाया है ये गीत, और लता जी की आवाज़ में ये गीत है, और इस गीत को हम सुनना चाहेंगे और अपने तमाम श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, इसीलिए तो हम रोज आते हैं आपका ये कार्यक्रम लेकर और कोशिश करते हैं कि आपके स्वास्थ्य की देखभाल हम कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आते हैं देश विदेश के बहुत नामचीन डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर्स जिनसे मिलने के लिए आप हमारे श्रोता ही बता चुके हैं कि कई बार समय नहीं मिल पाता है कि हम उनसे सीधे बात भी कर पाएं, लेकिन यहाँ वो समय निकाल कर आते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है, आप जुड़िए रेडियो डॉक्टर के साथ और कोशिश करिए कि अपनी समस्याओं का समाधान जितना पॉसिबल है यहाँ पर आप करवा सकें। डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज भी आए हैं, लिखने वाले हैं यशपाल द्वारका से, और ये लिखते हैं कि वेलकम शालिनी मैम एंड डॉक्टर साहब, my question is one of my relatives a diabetic patient has a problem, उनकी ब्लड है आँख में आ जाता है एंड अ हाई आई प्रेशर भी है, ट्रीटमेंट गिवन इज नंबर ऑफ इंजेक्शंस व्हिच आर पेनफुल, कैन दिस ट्रीटमेंट गिव परमानेंट क्योर? हाँ, पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है।
जहाँ तक डायबिटीज़ है, जब डायबिटीज़ के आंखों में असर आता है तो दो चीज़ों से मुख्यतया आंखों की नज़र कम हो सकती है। एक तो आंख में खून आ जाना, और खून तब आता है जब आंखों में एबनॉर्मल खून के नसें ग्रो करने लगती है, और दूसरा जो है आंखों का जो पर्दा है उसमें पानी भर जाते हैं या सूजन आ जाता है, जिसे हम डायबिटिक मैकुलर एडीमा कहते हैं। तो दोनों का इलाज जो है अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जहाँ तक आंखों में सूजन आ जाता है उसका मेन इलाज तो आंखों में इंजेक्शन करना ही है, जिसे एंटी वेजेफ इंजेक्शन हम लोग कहते हैं। और यदि खून की नसें हैं, नए जो नसें आ जाते हैं एबनॉर्मल, उनको भी जो है एंटी वेजेफ से दबा सकते हैं। जब आंख में ब्लड आ जाता है तो उस ब्लड की सफाई करनी ज़रूरी है, और बिना सफाई किए जो है हम इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं या लेजर भी नहीं कर सकते हैं। जब बीमारी ज़्यादा हो जाती है, जब खून की नसें ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, तब धीरे धीरे आंखों में जो है अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से आंख का प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये एडवांस स्टेज होता है और काला मोतिया साथ में हो जाता है। तो ऐसे में काला मोतिया कंट्रोल करना ज़रूरी है, पहला। दूसरा, यदि खून है तो खून की सफाई करनी चाहिए ऑपरेशन के द्वारा, फिर जाके जो है इंजेक्शन और लेजर लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अच्छे जो है तरह से चेकअप हो जाए इनका, जिससे कि इलाज सही ढंग से कर सकें। जी। और डॉक्टर साहब इन्होंने ये भी लिखा है कि रेडियो डॉक्टर की लाइफ लाइन मुझे कहा है तो मैं पहली बात तो यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और ये साथ में कहना चाहूँगी लाइफ लाइन जो मैं नहीं हूँ, आप लोग हैं इसकी लाइफ लाइन, क्योंकि आप लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आप लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के साथ, इसे सक्सेसफुल बनाते हैं, तो आप लोग हुए ना लाइफ लाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं शालिनी जी, आप प्रोग्राम इतना अच्छा करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, और हर दिन एक मेडिकल टॉपिक में करते हैं जो जनता के फायदेमंद के लिए होता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और संजय जी हमें लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं ये तो उन्होंने हमें नहीं लिख कर भेजा है। संजय बात कर रहा हूँ, बिहार से लिखा है इन्होंने। मेरी बेटी 4 साल की है और उसकी आंखें पलट जाती हैं, सफेद हो जाती हैं और चिल्लाती है, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। हमने इलाज बहुत कराया, ठीक नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब इनकी? बच्चों में कभी कभी ये समस्या हो जाती है। जब आप देखेंगे इसमें 2-3 मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो बच्चे की आंखों की नज़र कम हो, या फिर ऐसी कोई साइकोलॉजिकल अटेंशन बच्चे को चाहिए होती, तब जाके ऐसा होता है। क्रॉसली इसमें आंखों की बीमारी नहीं होगी। ये हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल फीचर हो, बच्चा अटेंशन चाहता हो, या कभी कभी हम देखते हैं जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उनकी शुरुआत भी इसी तरह से हो सकती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि परिवार वाले इनका एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल चेकअप करा लें, जिससे कि इस बीमारी का पता चल सके। यदि न्यूरोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल है तो एक बार क्लिनिकल साइकोलॉजी से मिलके बच्चे की जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। जी, ये हमें लिखा है राजू कुमार ने, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। सर मैं 32 साल का हूँ और मुझे नजदीक से साफ नहीं दिखाई देता है, मैं कौन सी जांच करा सकता हूँ? आप पे 32 साल तक काफ़ी यंग एज होता है पास की नज़र कम होने में, लेकिन जिन लोगों को जो है दूरदृष्टि हीनता होती है, जिसमें नॉर्मली हम कहते हैं हाइपोमेट्रोप्स, जिनको प्लस का नंबर लगा होता है, तो उनको पास का नंबर थोड़ा जल्दी लग जाता है 35-36 साल की उम्र में। या जिन लोगों ने पहले जो है चश्मे उतारने का ऑपरेशन कर रखा हो, उनको भी पास की नज़र जल्दी से जो है चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई सर्जन के पास जाके चश्मे का नंबर का टेस्ट कराइए, उससे पता चलेगा कि किस तरह का नंबर आपको ज़रूरत है। यदि नंबर सही है तो कभी कभी आंखों का एक्सरसाइज करके भी जो है पास की नज़र बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब आपने स्क्रीनिंग की बात की थी, डॉक्टर साहब की स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उससे ही ये पता लगाया जा सकता है कि क्या समस्या है। तो ये स्क्रीनिंग पे थोड़ा सा चाहूंगी कि आप बताएं कि विस्तार से कि स्क्रीनिंग किस किस की होनी चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा एज वाइज आपको इसमें ले जाना चाहूँगा। हाँ, स्क्रीनिंग जो है बच्चा जब पैदा होता है तब से शुरू हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग उन बच्चों की होनी जरूरी है जो प्री टर्म होता है, जो ना 32 हफ्ते के पहले पैदा हो जाते हैं। हाँ, या जिनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे बच्चों को जो है एक बीमारी जिसे कहते हैं आरओपी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ये सही टाइम में इसका जो है डिटेक्शन नहीं हुआ तो बच्चा ब्लाइंड हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर ही। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें अवेयरनेस जो है पेरेंट्स को, अवेयरनेस जो है गायनेकोलॉजिस्ट को, अवेयरनेस जो है पीडियाट्रिशियन को और होना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों का स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। जो भी बच्चा 2 ग्राम से कम वेट होता है जिसका, या जो 32 हफ्ते के पहले पैदा हो जाता है, स्क्रीनिंग वहीं पर शुरू हो जानी चाहिए। यदि आँख में कोई बीमारी है तो तुरंत इलाज हो जाना चाहिए इसका, जिससे कि उसको फ्यूचर में ब्लाइंडनेस से बचा सके।
और दूसरा जो है, बच्चा जब वैक्सीनेशन के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर भी आंखों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कोई आंख में सफ़ेदी तो नहीं है, टेढ़ापन या बहंगापन तो नहीं है, या फिर टेलीविज़न देखने में उसको दिक्कत आ रही है, बहुत पास जाके टेलीविज़न देखता है, ये संकेत देता है कि बच्चे को दृष्टि दोष हो सकता है। तो सही टाइम में उसका चश्मे का नंबर सही हो जाए तो बच्चे की नज़र जो है आराम से सही होती चली जाएगी, नहीं तो नज़र दब जाती है या सप्रेशन हो जाता है। तो बहंगापन होना भी अच्छी बात नहीं है, इसके लिए रुकना नहीं चाहिए, तुरंत इलाज करना चाहिए जिससे कि दोनों आँखें नज़र बराबर कर सकें। और बहंगेपन का इलाज बहुत आराम से हो जाता है। जब आप जो है स्कूल जा रहे होते हैं या फिर आप 12th पास कर रहे हो तो मेडिकल बोर्ड तब हो जाता है, तो उस समय चेकअप हो ही जाता है। लेकिन एक एज है जो कट ऑफ 40 साल के करीब, जब बीमारियां जो है आपको शुरू हो जाती है, पास का नज़र कम हो जाता है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं, काला मोतिया होने के चांसेस 40 साल के बाद बढ़ जाते हैं। इसलिए साल में एक बार आँख का प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ग्लोकोमा हो, या फिर जो डायबिटीज़ से पीड़ित हो, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, या उनका जो है स्मोकिंग की उनकी आदत हो। तो ऐसे लोगों को जो है आई प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए, या फिर कोई स्टीरॉयड ले रहे हो तो ये कराना ज़रूरी है चेकअप आपका। और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, साल में एक बार पर्दा जरूर चेक कराएं 40 साल के बाद। और जिनको बीमारी है उनको 6-6 महीने में चेक कराना चाहिए। जब आप 60 साल के करीब हो जाते हैं तो ऐसे में जो है मोतियाबिंद शुरू हो सकता है, उसका चेकअप होना ज़रूरी है। काला मोतिया का चेकअप ज़रूरी है। और पीछे पर्दा जो है ज़रूर चेक कराएं एक बार पुतली फैला करके, जिससे कि डॉक्टर को पूरा पर्दा दिख जाए सेंटर से पेरीफ्री तक। तो ये एक एज ग्रुप है जहाँ पर आप चेकअप करा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक स्क्रीनिंग है, हम लोग जो है कुछ मेन मुद्दे में स्क्रीनिंग करते हैं। जब बच्चे में चाइल्डहुड रिफ्रैक्टिव एरर, जैसे आपने सुना होगा मायोपिया बहुत फैल रहा है, उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं स्कूल वाइज। दूसरा जो है, हम काला मोतिया का स्क्रीनिंग करते हैं गांव में जा करके, और स्क्रीनिंग में आँख का प्रेशर चेक करते हैं, पीछे पर्दा देखते हैं, और साथ में कोई और बीमारी है कि नहीं चेक करते हैं। और तीसरा स्क्रीनिंग जो है कैटरेक्ट का हो रहा है, जो कि एक विलेज टू विलेज लेवल हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम आशा वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं कि वो लोग जो है कैटरेक्ट का पता कर पाएँ, और आशा वर्कर उस मरीज़ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके ला करके ऑपरेशन करा सकें। तो उनके लिए इंसेंटिव हम गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। और तीसरा जो सबसे इजी और सबसे मुख्य कारण है, डायबिटीज़ का जो स्क्रीनिंग करना पीछे पर्दे का। उसके लिए बड़े सारे कैमरा डेवलप हो गए हैं, जिसमें AI बेस्ड डिटेक्शन हो जाता है। कैमरा में पिक्चर लेके मशीन खुद ही बता देता है कि रेटिनोपैथी है कि नहीं, या डायबिटीज़ का पर्दे में असर है कि नहीं। तो ये स्क्रीनिंग टूल बन रहे हैं जो सारे आजकल जैसे जैसे साइंस बढ़ती जा रही है, AI बेस्ड सिस्टम भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, और चीज़ें आसान होती जाएंगी। और इसको जो है हमें पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बहुत सारे टेस्ट होने चाहिए, तो आई प्रेशर की भी बात हुई। एक हमारे श्रोता ने भी लिखा कि आई प्रेशर उनको बहुत बढ़ गया है। तो जिस तरह से बहुत कॉमन है ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, बहुत आजकल सब हर किसी को बोलो तो ब्लड प्रेशर चेक कराया क्या, बड़ा कॉमन सी चीज़ हो गई। तो इसी तरह से आई प्रेशर भी चेक कराना उतना ही ज़रूरी है और उतना ही आसान है, मतलब जैसे डिजिटल तरह से घर में हम लोग कर सकते हैं। आई प्रेशर अनफॉर्चुनेटली घर में नहीं कर सकते। आई प्रेशर एक मशीन के द्वारा चेक होता है, तो ये हॉस्पिटल में ही हो सकता है, आँख के हॉस्पिटल में। कितना जरूरी है कराना? जरूरी है ये, लेकिन ये थोड़ा इजी हो गया आजकल। बिना टच किए हुए भी आँख का प्रेशर चेक कर सकते हैं हवा के पफ के द्वारा ही। पहले ज़माने में जो है आँख में दवाई डालनी पड़ती थी, मशीन आँख में रखनी पड़ती थी, वो थोड़ा सा सिंपल हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा 40 साल की उम्र के बाद सबको आई चेकअप करते समय ये डिमांड करना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरा आई का प्रेशर जरूर चेक करें, कि वो बहुत ही कॉमन कभी मिस हो जाता है। दूसरा, जिन बच्चों को एलर्जी है, कि जब भी बच्चों में एलर्जी होती तो सबसे कॉमन दवाई होती है स्टीरॉयड्स, उसमें जो है काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन बच्चों जिनको एलर्जी है उनको भी आई प्रेशर चेक कराना चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, यदि आपकी आंख में कोई ऑपरेशन हुआ हो, रेटिना का ऑपरेशन हुआ हो या कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, ऐसे में आई प्रेशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि आंख में खून आ गया, प्रेशर हाई हो गया, यदि प्रेशर चेक नहीं करते तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये प्रेशर जब बहुत हाई हो जाता है तब जाके आंख में दर्द होता है। जो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है उसे पता ही नहीं चलता है आंख में प्रेशर हाई है, और पीछे नस धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो रूटीन में कराएंगे चेक तो पता लगेगा। रूटीन में जब भी आप किसी भी ऑप्टिशियन या किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाए तो डिमांड करें कि आंख का प्रेशर जरूर चेक करें। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो। हेलो जी जी, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद जावेद मेरठ से बात कर रहा हूँ।
जी जावेद जी, हाँ जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। जी मैडम, मेरा इस सवाल है, जैसे टू व्हीलर चलाते हैं तो आंखों में बहुत खराश होती है जी, इसके लिए उपचार बता दीजिए, कोई ड्रॉप बता दीजिए जी डॉक्टर साहब। ये बहुत अच्छा जावेद जी आपने क्वेश्चन किया। हम आज ना प्रोफाइलैक्सिस या फिर प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे बचाव किया जाए ड्राइनेस से, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप टू व्हीलर चलाते हैं तो जो हवा का इम्पैक्ट डायरेक्टली आंखों में आ जाता है, तो ऐसे में ऐसे हेलमेट पहने जिससे भी विंड स्क्रीन हो, जिससे कि हवा का इम्पैक्ट डायरेक्टली आंख में न हो, या फिर कोई अच्छा सा गॉगल पहन के चले जिससे कि हवा जो है आपकी टीएफ फिल्म को ख़राब नहीं करे, या फिर आपको आंख में सूखापन हो, पानी आ रहा हो, लाली हो रही हो, तो हमेशा एक ड्रॉप डाल करके आप अपना काम शुरू करें, जिसे हम आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, जिनमें 2 या 3 बार डालेंगे तो ये दुविधा कम हो जाएगी। जब भी आप काम से घर आते हो तो सबसे पहला काम जो है अपने चेहरे को साफ पानी से धोइए, और जो है आंखों में थोड़ी सी जो है पानी से थोड़ा सा उसको दबा के रखेंगे, गीले कपड़े से भी दबा के रखेंगे, तो आपको जो है काफ़ी अच्छा महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के बारे में। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, जो चीफ हैं RPI सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में, और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर लौट के आएंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं 23421080, 23421082 पर। व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 पर। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमें लिखकर भेज रहे हैं प्रेमपाल सिंह दिल्ली से, और ये लिख रहे हैं अपनी समस्या कि इनकी बेटी जो है ना डॉक्टर साहब 13 साल की है, और उसकी आंख में खुजली होती रहती है। सुबह वो आंख चिपक जाती है और उसे ड्रॉप डालने से ठीक हो जाती है। तो ये इन्होंने लिखा है सिर्फ गर्मियों में ऐसा होता है, तो क्या कोई खास कारण है इसका? इसे हम सीजनल एलर्जी कहते हैं, जो बच्चों को स्प्रिंग सीजन से शुरू होता है और गर्मी में जाके काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे ही सीजन जो है ठीक हो जाएगा तो ये एलर्जी भी कम हो जाती है। तो इसमें 2-3 प्रिकॉशन लेने बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी नज़र ख़राब हो रही है तो चश्मे का नंबर सही करा लें। दूसरा जो है, जैसे आप ड्रॉप डाल रहे हैं आर्टिफिशियल टीयर डालते रहें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी एलर्जी होती है तो आँख में खुजली होती है, तो ऐसे में आँख को खुजली करने का मन करता है। यदि आँखों को आप रगड़ेंगे, हाथ से दबाएंगे, तो आँख खराब हो सकती है। तो जब भी खुजली हो तो दवाई से खुजली कंट्रोल करें, न कि हाथों से। तो पहला हम प्रिकॉशन हमेशा लिख के देते हैं या बताते हैं कि आँखों को कभी रगड़ें नहीं, या आँखों को मसाज कभी नहीं करें, नहीं तो भाई पुतली खराब हो जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बाहर जाते हैं तो एक गॉगल पहनेंगे तो ये एलर्जी कम हो जाएगी। और जब भी अंदर आते हैं हाथ बिल्कुल साफ धोना है साबुन से, और चेहरा भी साफ धोना है, तो ये समस्या कम हो जाएगी इनकी। जी। और हमें एक मैसेज भेजा है, लिखने वाले हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर लिखा है मुझे 5 साल से मधुमेह है, मेरी उम्र 30 साल है, मेरी आंख में कुछ दिनों से कीचड़ बन जाती है, प्रत्येक 10-10 मिनट में मुझे आंख को साफ करना पड़ता है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे ड्रॉप भी दिया, लेकिन फिर भी आंख में कीचड़ बन जाती है। मैं 8 से 10 घंटे डेस्कटॉप पर काम करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए बताएं। तो आजकल तो मजबूरी है कि डेस्कटॉप में सबको काम करना पड़ता है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि आंख में कीचड़ आ रहा है, वो भी अभी अभी हुआ है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। और डायबिटिक लोगों को आंखों में इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि अच्छा एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल सकते हैं। करीब करीब 2 हफ्ते आपको डालने पड़ेंगे ड्रॉप, ये दिन में 3 बार। इससे जो है इन्फेक्शन कम हो जाएगा। यदि पलकों में सूजन है, पलकों में दाना है, आँखों में लाली है,
और आपका ये जो है डिस्चार्ज कम नहीं हो रहा है तो दोबारा जाके आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई और कारण तो नहीं है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे हमने पहले भी कहा है, आप डायबिटिक हैं तो एक बार इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो पीछे पर्दे का चेकअप जरूर करा लें। जी, ये मैसेज हमें भेजा था सिंटू पोद्दार जी ने खगड़िया बिहार से। और डॉक्टर साहब एक बात जो उन्होंने लिखी वो मुझे थोड़ा सा पूछने के लिए विवश कर रही है। 8 से 10 घंटे ये डेस्कटॉप पर काम करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं और बच्चे भी हैं, खासतौर पर युवा तो हैं, जो निरंतर डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर काम करते हैं। तो किस तरह से ये मतलब लाइफस्टाइल ही कहूंगी मैं इसको, और साथ में खान पान के बारे में भी जानना चाहूंगी, किस तरह से ये दोनों इफेक्ट करती हैं हमारे आईसाइट को। सबसे पहले तो जो है कोई भी जो हम काम करते हैं उसमें जो है अपने शारीरिक या फिर मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है। जब भी हम 8 से 10 घंटा किसी स्क्रीन में काम करेंगे तो आंखों में तनाव और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है और आपके आंखों में दर्द, सर में दर्द, ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोविड के टाइम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू हो गया था क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तब एक 20-20-20 का रूल निकाला था हम लोगों ने, जिसमें हम कहते थे आप 20 मिनट काम करें तो 20 सेकंड अपनी आंखों को जो है बंद कर लें और 20 सेकंड जो है बाहर देख लें। इससे क्या होगा, आंखों की जो है एक तरह से जो आपका वर्किंग साइकिल है वो बीच में रुक जाएगा तो आंखों की थकान कम हो जाएगी। लेकिन आंखों में यदि दुविधा हो रही है, कीचड़ आ रहा है, पानी आ रहा है, तो आर्टिफिशियल टीयर हर 2 घंटे में एक बार डालनी चाहिए जिससे कि आंखों में सूखापन न हो। या फिर आपको ब्लिंकिंग एक्सरसाइज खुद ही करनी चाहिए, जैसे जानबूझ के कम से कम 10 बार ब्लिंक करेंगे और थोड़ा बाहर देखेंगे तो दुविधा कम हो जाएगी। जहाँ तक बच्चों का सवाल है उसमें अब कंपलसरी जो है सरकार भी नोटिफिकेशन ला रही है, हर स्कूल में बच्चों को 1 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी करना जरूरी है। इससे क्या होगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और आंखों में जो है जो मायोपिया हम कहते हैं वो उसका बढ़ना भी कम हो जाता है, प्रोग्रेशन कम हो जाता है। तो आउटडोर एक्टिविटी हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हर दिन 1 या 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटी कम से कम करनी चाहिए हमें। और एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मतलब जैसे थोड़ा फ्रूट्स खाएंगे, सब्जी खाएंगे और जो है पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपको जो है समस्याएं कम हो जाएंगी। जहाँ तक बच्चों में है, दूध लेना ज़रूरी है, हरी सब्जियाँ लेना ज़रूरी है, फल फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। यदि आंखों में देखने में तकलीफ है, जैसे बहुत से लोगों को विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो सकती है, तो ऐसे में जो है उसके लिए भी सप्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट और एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिन में ये जो है सबसे अच्छा मंत्र है ये। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्कार जी। जी जी नमस्ते सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर मैं ये जानना चाह रहा था, हमारी एक छोटी बच्ची है। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोडी लोनी से बोल रहा हूँ। अच्छा। हमारी एक छोटी बच्ची है 3 साल की जी। वो जब देखती है तो कभी कभी तो ठीक देखती है, कभी कभी एक आंख उसके अंदर चली जाती है। तो पहले भी इस बारे में मैंने बात की थी। इसे हम ना स्क्विंट या बैंगापन कहते हैं। कभी कभी होता है तो इसे इंटरमिटेंट कहते हैं, या कभी कभी फ्यूज कर रहा हो, कभी कभी जो फ्यूजन कम हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को जो है इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। तुरंत पास के जो है हॉस्पिटल जा करके आंखों का चेकअप कराइए। हो सकता है बच्चे को चश्मे के नंबर की ज़रूरत हो, कभी कभी चश्मे के नंबर के द्वारा ही जो है ये बैंगापन कम हो जाता है। ये ज़रूरत पड़े तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है इसमें। जी, उमेश कुमार जी लिख रहे हैं डॉक्टर साहब ख्याला से कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आंखों में ठंडा पानी लगाना चाहिए या गर्म पानी से धोना चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूजन है इनके दिमाग में कि आंख, आपने कहा कि बार बार धोनी चाहिए, बाहर से अंदर आओ, तो किस तरह का तापमान होना चाहिए पानी का? हमेशा जो है नॉर्मल पानी होना चाहिए, रनिंग वाटर, जो आपके टैप वाटर में चल रहा हो, रनिंग वाटर से हमेशा चेहरा और आंखों को साफ करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो। यदि आपको जाड़ों का मौसम हो तो गुनगुना पानी से आंख धोइए, यदि गर्मी है तो ठंडा पानी चल जाएगा। ये जरूरी है कि कभी भी जो है स्टिल पानी से नहीं, रनिंग वाटर से साफ करेंगे तो पानी शुद्ध रहेगा। जी, नवनीत सहरावत लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर से। नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं ट्रक चलाता हूँ, मुझे आंखों में बहुत तेज दर्द होता है लगातार 3 से 4 घंटे चलाने के बाद। तो ये तो सेम समस्या है कि आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने आंखों के नज़रों का भी टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि हमने एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें हमने देखा था कि कम से कम मोर देन 70% जो ट्रक ड्राइवर्स थे उनकी जो है
आंखों में दृष्टि दोष था, वो चश्मा नहीं लगाते हैं जबकि नज़र कम होने के बावजूद भी। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है कि आंखों में दर्द होना और आंखों में पानी आना, यदि नज़र की जो है ठीक ढंग से आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो पहला काम है नज़र का टेस्ट कराइए। दूसरा जो है दवाई जो है आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं वो डालेंगे तो आपकी दुविधा कम हो जाएगी। जी, उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार लिख रहे हैं, सुल्तानपुर में रहते हैं, कि आंख में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका क्या लक्षण उपाय है? वैसे तो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर शॉर्ट में बताना चाहें डॉक्टर साहब। देखो, फंगल इन्फेक्शन तभी होता है जब आपकी जो है इम्यूनिटी कम हो जाती है या आंखों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये कभी हम देखते हैं आंख में चोट लग जाना या आंखों में कोई ऐसी ऑपरेशन हुआ हो, उसके बाद आंखों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर आप किसी कैंसर से पीड़ित हो या डायबिटिक से पीड़ित हो, तभी जाके फंगल इन्फेक्शन होता है। नॉर्मल आंख में इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि जो आंखों की टीयर होती है उसी से बचाव हो जाती है। इन्फेक्शन हो गया तो उसका इलाज हो सकता है, आप पास के हॉस्पिटल में जा करके इसका चेकअप करके इलाज करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, समय कम है पर हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब, मैं आदर्श नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को आरपीए की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरे रात को जैसे नींद में उठता हूँ ना मैं, तो मेरे को आंखों में पानी आता है जरा। हाँ बड़ा ज्यादा। नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप जो आर्टिफिशियल टीयर्स है वो डालते रहिए, उससे दुविधा कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारे हमारे श्रोता जिन्होंने हमें मैसेज किया, आपने जवाब दिया, वो हमें धन्यवाद दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं डॉक्टर साहब को हमारा धन्यवाद दीजिए कि इतनी अच्छी तरह से डॉक्टर साहब गाइड करते हैं, और बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी आया करिए। तो समय खत्म होने की मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, पर मैं ये जरूर चाहूंगी डॉक्टर साहब, जाने से पहले हम बात आज हमने की प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस पर खुदा न खास्ता ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो आपने थोड़ा तो जिक्र किया था कि कब पॉसिबल नहीं है, ग्लूकोमा में या नसें सूख जाती हैं, लेकिन आई डोनेशन एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो स्वस्थ लोग कर सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के बाद आदमी की रोशनी वापस आ सकती है। ये आगे की पुतली में बीमारी जब हो जाती तब होती है। इसमें भी बड़े सारे ऐसी बीमारी होती है 99% जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हो जाता है तो एक ही तरीका है कि उसको ट्रांसप्लांट करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए लोगों को आगे आना चाहिए, आई डोनेशन कराना चाहिए और एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, प्लेज करना चाहिए कि हम ऑर्गन या आई डोनेशन करेंगे मेरे मृत्यु के बाद। और उनके परिवार वालों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आदमी के मृत्यु के बाद वो शरीर जो है उनका नहीं रहता, वो परिवार वालों का हो जाता है। इसलिए डोनेशन परिवार वाले करते हैं। तो ये पारिवारिक एक सामाजिक काम है, जब हम चाहते हैं कि सारे परिवार लोग आगे आएँ और जो है इस मुहिम में साथ जुड़ जाएं। जी, तो सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हुए कि आज इस कार्यक्रम में वो जुड़े, उन्होंने अपने प्रश्न पूछे। अभी भी हमारे पास निरंतर फोन कॉल्स आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, पर समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस पर ढेर सारी उन्होंने बात बताई, हमें बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस भी दी और आपके प्रश्नों के जवाब भी दिए। तो डॉक्टर साहब रहे हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आप चीफ हैं RPI सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप समय निकाल कर यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका और रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम का। एक माध्यम होता है कि हम जो है लोगों से जुड़ सकते हैं, और ये ऐसा माध्यम है जहाँ पर जो है एक साथ हम हजारों लाखों लोगों से जुड़ सकते हैं। तो जो भी हम मैसेज देते हैं वो काफ़ी बड़ा हो जाता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम शुरू में बात कर रहे थे, ऐसे माध्यम को साथ लेके चलना चाहिए जहाँ एक साथ सारे लोगों को जुड़ सकें। जैसे हम लोग वेबिनार करते हैं, उसमें लोग जुड़ नहीं सकते क्योंकि सबके पास हमारा नंबर नहीं होता, लेकिन ये रेडियो प्रोग्राम ऐसा है जो लाखों लोग सुनते हैं और इसमें फ़ायदा बहुत होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और इसी तरह से आप इस कार्यक्रम में आते रहिए, हमारे श्रोताओं से जुड़ते रहिए और इसी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समेटते हैं। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।